गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नगरीकरण की वृद्धि का युग। भारत में पहली बार जनगणना विधिवत तरीके से 1881 ईस्वी में हुई थी और अब तक की जो अंतिम जनगणना है वो 2011 ईस्वी में हुई है। इन 130 वर्षों की अवधि में भारत की जो नगरीकरण की वृद्धि का विश्लेषण है वो हम 3 चरणों में बांटकर उनका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत में जनसंख्या और नगरीकरण की वृद्धि हुई है। सबसे पहले है नगरीकरण की धीमी वृद्धि का युग। नगरीकरण की धीमी वृद्धि का युग 1881 से 1931 तक का है। यह भारत के नगरीकरण के विकास का प्रारंभिक काल है और जिसमें कुल जनसंख्या के साथ साथ नगरीकरण की जनसंख्या में भी बहुत धीमी वृद्धि हुई है। जहां जनसंख्या भारत की कम हो रही थी, वहीं नगरीकरण की जनसंख्या में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही थी। 1901 में देश की नगरीय जनसंख्या 2.58 करोड़ थी और जो 1931 में बढ़कर 2.80 करोड़ हो गई। अर्थात 1901 और 1931 की जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, लगभग सामान्य वृद्धि ही हुई है। इस दौरान नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती तो ही नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि हुई होती। 1881 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 9.3 था, जो 1931 में 12.0% हुआ। 1901 में तो नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नगरीय जनसंख्या में गिरावट आई, अर्थात 10.84% से घटकर 10.34% हो गई कि 1901 में 10.84% थी, जो 1931 में घटकर 10.34% रह गई। इस युग में नगरीकरण की धीमी वृद्धि के कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख कारण उस समय अकाल व प्लेग जैसी महामारियों का फैल जाना था, जिससे कि जनसंख्या में तीव्र गति से कमी आई। दूसरा है नगरीकरण की मध्यम वृद्धि का युग। यह युग 1931 से 1961 के बीच का है। इस युग में नगरीकरण का जो प्रथम युग था उसकी अपेक्षा थोड़ी गति से वृद्धि हुई है। वर्ष 1931 में नगरीय जनसंख्या 3.34 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 12.0% थी। वर्ष 1961 में ये आंकड़े बढ़कर क्रमशः 7.89 करोड़ अर्थात तथा 18% हो गई। इस अवधि में नगरीय जनसंख्या 2.25 गुना से ज़्यादा बढ़ी, अर्थात प्रथम जो नगरीकरण की वृद्धि का युग था उससे थोड़ा सा तीव्र गति से इसमें नगरीकरण शुरू हुआ। इस युग में नगरीकरण की मध्यम वृद्धि का एक मुख्य कारण था कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच, और दूसरा था कि 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से बहुत से लोग भारत में आकर रहने लगे थे, जिसका प्रभाव हमारे देश की जनसंख्या और नगरीकरण पर पड़ा। उनके पुनर्वास के लिए कई नए नगर बसाए गए और कई पुराने नगरों का विस्तार भी किया गया। तीसरा पॉइंट है नगरीकरण की तीव्र वृद्धि का युग। यह युग 1961 से और 2011 का युग था। इन 50 वर्षों में नगरीय जनसंख्या 29.8 करोड़ बढ़ी। इस युग में इन 50 वर्षों में हमारे देश के नगरीकरण की तीव्र गति से वृद्धि हुई। जो 1961 में नगरीय जनसंख्या 7.89 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 37.71 करोड़ हो गई। इस अवधि में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी 18% से बढ़कर 31.6% हो गया। इस समय देश तीव्र नगरीकरण के दौर से गुजर रहा है। इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में बड़े पैमाने पर उद्योगों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई है। ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि नगरीय जो सुख सुविधाएं हैं, नगरों की जो चमक धमक है, नगरों में शिक्षा का स्तर, चिकित्सा का स्तर, मनोरंजन की सुविधा, व्यापार, तकनीकी उद्योगों का विस्तार हुआ है और इन सभी चीज़ों से प्रेरित होकर लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर प्रवास करने लग गए हैं, जिससे कि नगरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। आगे आते हैं अब कस्बों व नगरों का वर्गीकरण।
कस्बों व नगरों के वर्गीकरण में सर्वाधिक प्रचलित दो आधार हैं। किसी भी स्थान को नगर की श्रेणी में कब रखा जाता है, उसके दो आधार हैं। नंबर 1, जनसंख्या आकार के आधार पर कस्बों व नगरों का वर्गीकरण। भारत का जनगणना विभाग कस्बों व नगरीय क्षेत्रों को 6 वर्गों में बांटता है। 6 वर्गों में बांटता है। सबसे पहला वर्ग जो है नंबर 1, जहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, वो वर्ग 1 में आएगा। दूसरे वर्ग में 50,000 से 99,999 के बीच की जनसंख्या आती है। तीसरे वर्ग में 20,000 से 49,999 के बीच की जनसंख्या। चौथे वर्ग में 10,000 से 19,999 के बीच की जनसंख्या। वर्ग 5वें में 5,000 से 9,999 के बीच की जनसंख्या। और वर्ग 6 में 5,000 से कम जनसंख्या आती है। कस्बा, टाउन, जिस नगर में जनसंख्या 1 लाख से कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है उसको हम नगर या उस नगर को हम कस्बा कहते हैं। दूसरा नगर, 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर कहा जाता है। तीसरा महानगर, जहाँ की जिस स्थान की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख वाले जनसंख्या वाले जो नगरीय केंद्र हैं उनको महानगर कहा जाता है। चौथा वृहद या विराट नगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को वृहद या महानगर या मेगा सिटी कहा जाता है। दूसरा है इसमें प्रकारों के आधार पर जनसंख्या को उनके प्रकारों के आधार पर नगरों को नाम दिया जाता है। जनसंख्या की अपेक्षा प्रकारीय नगरों के वर्गीकरण का प्रभावी और ठोस आधार सिद्ध होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकारों से किसी नगर की अर्थव्यवस्था व उसके अन्य आंतरिक पक्षों का ज्ञान होता है। प्रकारों के आधार पर भारत के जो नगर हैं उनको हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात जिस नगर में जो कार्य होते हैं उस नगर को उस कार्य के आधार पर नाम दिया जाता है। नंबर 1, प्रशासनिक नगर। इन नगरों का प्रमुख कार्य अपने निर्धारित क्षेत्रों की सीमाओं में प्रशासनिक कार्यों का करना होता है। इन नगरों के अंतर्गत केवल देश की राजधानी ही नहीं अपितु प्रांतीय राजधानी व नगर भी शामिल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नई दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, भोपाल, शिलोंग आदि ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। दूसरा है औद्योगिक नगर, जिन नगरों में मुख्य रूप से औद्योगिक क्रियाएं की जाती हैं, उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ है और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कच्चे माल व विनिर्मित माल तैयार किया जाता है, वहाँ उन स्थानों को औद्योगिक नगर की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि हुगली, भिलाई, जमशेदपुर, मोदीनगर, सेलम तथा फरीदाबाद औद्योगिक नगरों के उदाहरण हैं। तीसरा है परिवहन नगर। परिवहन नगर निम्नलिखित परिस्थितियों में विकसित होते हैं। नंबर 1, जहाँ पर समुद्री मार्ग समाप्त होता है और स्थलीय मार्ग अथवा आंतरिक जलमार्ग आरंभ होता है, वहाँ समय के साथ नगर विकसित हो जाते हैं। ऐसे नगरों में माल को चढ़ाने व उतारने तथा उनका भंडारण करने का मुख्य काम होता है। दूसरा है जहाँ रेल मार्ग समाप्त होता है व आगे सड़क मार्ग व छोटी लाइनें बिछ जाती हैं, वहाँ भी नगरों का विकास होता है, जैसे कि हिमालय की तलहटी में ऐसे अनेक नगरों का विकास हुआ है, जम्मू, कालका, ऋषिकेश, कोटद्वार, टनकपुर व आदित्य नगर। तीसरा है जहाँ अनेक बड़े सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग मिले हों, वहाँ भी नगरों का विकास हो जाता है। चौथा है कुछ आंतरिक परिवहन के केंद्र जैसे धूलिया, आगरा, मुगलसराय, इटारसी, कटनी आदि भी परिवहन केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। चौथा है इसमें व्यापारिक व वाणिज्य नगर। औद्योगिक क्रांति से पहले नगरों का विकास प्रमुख आधार व्यापार तथा वाणिज्य ही थे, लेकिन आज भी कुछ न कुछ व्यापार सभी नगर करते हैं, जैसे कि रेटजेल के अनुसार कि व्यापार और वाणिज्य किसी भी नगर की आत्मा होते हैं। ऐसे नगर की कल्पना ही नहीं की जा सकती जहाँ पर व्यापार न हो, क्योंकि व्यापार व्यक्ति की एक ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और उस पूर्ति को पूरा करने के लिए उसे व्यापार करना पड़ता है।